सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको पता है कि इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जा रही है और ग्रुप ए की डिटेल जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एग्जाम्स कब होने वाले हैं, पैटर्न क्या है आपके एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। मैथ की वीडियो स्टार्ट है और फिजिक्स की भी साथ ही साथ चलेगी, केमिस्ट्री की उसके बाद हम देखेंगे। 3 पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में से दोनों पार्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, और 50 क्वेश्चन मैथ का अलग होगा। तो यहाँ से आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाई स्कूल लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो उसी लेवल की आपको तैयारी करवाई जाएगी। जितने भी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे चैप्टर को यहाँ पर कवर कराया जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो पहले हम डिटेल डिफिनीशन और उनके जो भी फार्मूले हैं वो भी देखेंगे और उसके बाद हम उस चैप्टर पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के हम फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं, फिजिक्स के मेजरमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे मेजरमेंट्स को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो इन तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। मेजरमेंट्स का डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद जो सेकेंड वीडियो हमारी आएगी मेजरमेंट्स के क्वेश्चन पे आएगी कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का और बिल्कुल डिटेल में हम देखेंगे। आपको किसी और बुक की या फिर किसी भी तरह के अलग सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आप डेली देखते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएंगे। चलिए हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट्स होता क्या है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक स्टैंडर्ड मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का मापन निम्न 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि को हम निम्न 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा है आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा हमारा है यूनिट्स यानी कि मात्रक। तो 2 भागों में हम इसको व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम आंकिक देखेंगे ये क्या होता है और फिर हम मात्रक को देखेंगे, मात्रक हमारा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आंकिक मान को देखते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यहाँ पर आप देखें, किसी भौतिक राशि का मापन निम्न 2 भागों में व्यक्त किया था। पहला आपका आंकिक मान है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। तो ये हमारा आंकिक मान कहलाता है। और दूसरा हमारा जो मात्रक है, यूनिट्स है, वो हमारा क्या होता है, राशि के मात्रक का नाम जिसमें वो भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम कोई भी सामान ले रहे हैं तो कितना सामान को हम किसी भी मटेरियल को किस में मापते हैं। तो अगर मान लीजिए हम कहीं पर कोई सामान लेने गए और सामान हमको 5 kg लेना है, ठीक है, 5 kg लेना है, तो इसमें 2 पार्ट आपके आ रहे हैं, एक तो आपका 5 और एक आपका kg, ठीक है। तो ये 5 जो आपका होता है इसी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। जो मान ये संख्या में लिखी हुई होती है तो इसको हम आंकिक मान बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट आपका जो केजी लिखा गया है ये आपका मात्रक है, यानी कि इस इतनी बार तो हम सामान लिए। ये यूनिट जो 5 आपका था क्या था, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, मतलब कितना हम वो सामान लेकर आए हैं। तो 5 kg यानी कि 5 बार, 5 आपका हो गया आंकिक मान, और जो केजी इसके साथ लगा हुआ है ये केजी आपका यूनिट हो गया, यानी कि मात्रक हो गया। किस में उसको मापा गया है, तो केजी में मापा गया। तो 2 पार्ट होते हैं, एक आंकिक मान और एक मात्रक। इसको हम देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं राशियां तथा मात्रक, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स क्या होती हैं, राशियां क्या होती है और मात्रक क्या होते हैं। इसको हम देखेंगे। मूल राशियां तथा मूल मात्रक, इससे भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। मूल राशियां मूल मात्रक को हम पहले देखते हैं क्या होते हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियां हैं। जो भी फंडामेंटल आपके क्वांटिटीज होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर आधारित नहीं होते, वही हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों में क्या क्या आपका आ जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये सारी आपकी मूल राशियां कहलाएंगी। एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, किसी पर आधारित नहीं होती है। फिर हम देखेंगे
मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक आपके मूल मात्रक कहलाते हैं। इन राशियों को जो व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम यूज करेंगे, जो यूनिट्स हम यूज करेंगे, वो मात्रक हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर तथा मोल मूल मात्रक हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक हम यूज करते हैं वो मात्रक हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे। चलिए हम देखते हैं मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली। जो एसआई सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रों की एसआई प्रणाली क्या है। ये आपकी मूल राशियाँ दी गई हैं एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में आपके मूल मात्रक दिए गए हैं और तीसरे कॉलम में उनकी संक्षिप्त में रूप दिया गया है कि संक्षिप्त में हम उसको किससे डिनोट करते हैं, किससे दिखाते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला आपका लंबाई है मूल राशि, उसका मात्रक क्या है, मीटर है, ये हमारा मूल मात्रक कहलाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योत तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। यानी कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, समय को सेकंड में, वैद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योत तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये हमारे मूल राशि हो गई और इन राशि को मापने के लिए जो मात्रक हम यूज कर रहे हैं ये मात्रक हमारे मूल मात्रक कहलाएंगे। इसको हम शॉर्टकट में यानी कि छोटे रूप में किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, मीटर को, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, कैंडिला को सीडी से और मूल को मोल से। तो यहाँ से हम देख लिए कि जो भी मूल राशि आपकी कौन कौन सी है एसआई प्रणाली में और इनके मात्रक कौन कौन से हैं और इनको हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम याद रखेंगे, ये आपकी मूल राशियाँ हैं सारी। अब देखेंगे हम पूरक राशियाँ और पूरक मात्रक क्या होते हैं। आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि मूल राशि कौन कौन सी है, या फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा, वहाँ पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन कौन मूल राशियाँ हैं, कौन कौन से पूरक राशियाँ हैं, पूरक मात्रक है। तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरक राशि और पूरक मात्रक क्या होते हैं। तलीय कोण तथा घन कोण पूरक राशियाँ हैं तथा इनके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा स्टीरेडियन है। जो तलीय कोण होते हैं और घन कोण होते हैं तो ये दोनों हमारे पूरक राशियाँ होती हैं और इनके मात्रक क्या है, रेडियन और स्टीरेडियन होते हैं। ये हमारे इनके मात्रक हमारे पूरक मात्रक कहलाएंगे। पूरक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक होते हैं। तो हम देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है। जो राशियाँ हमारी मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, जो राशियाँ हमारी मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उसी को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो ये हम याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया भी है आपका पहला पॉइंट, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। मूल राशियाँ तो आपकी फ्री होती है, स्वतंत्र होती है एक दूसरे से। और अब जब मूल राशियों से अगर कोई राशि हमको प्राप्त हो रही है तो उस राशि को हम व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो ये हम याद रखेंगे कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों में अंतर क्या है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर मूल राशियाँ कौन कौन सी है, चाहे व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी है। जब आपको डिफिनीशन पता होगा तो आप वहाँ पर क्लियर कर पाएंगे कि मूल राशियाँ क्या है और व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो मूल राशियाँ आपकी बिल्कुल स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से किसी पर आधारित नहीं होती है, और जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो मूल राशियों पर आधारित होती है, मूल राशियों से वो प्राप्त होती है। इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे। दूसरा पॉइंट आप देखिए, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक, जब इन राशियों को जिस मात्रक से हम प्रयुक्त करेंगे वो मात्रक हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, वहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर था तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है वहाँ से मूल राशियों से लिया गया है, तो व्युत्पन्न राशियाँ हो गई। और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक है मीटर स्क्वायर, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा जो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। तो याद रखेंगे हम मूल राशियाँ किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन जो आपके हैं मेजरमेंट्स में उसको हम देख लेते हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला आपका है मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 क्रिप्टन को हम के आर से डिनोट करते हैं। के आर पे जो 86 के आर के साथ दिखाया गया है। तो शुद्ध क्रिप्टन से निकलने वाले नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का इतना गुना है। दूसरा हमारा क्या है, अतः एक मानक मीटर बराबर इतना जितने गुना उसका दिया गया इंटू क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, इसी को हम एक मानक मीटर बोलते हैं। यहाँ से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ये हम याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है ये। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 10⁻13 किलोमीटर के बराबर लगभग। और मीटर में आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो याद रखेंगे हम, एक प्रकाश वर्ष में भी आपसे पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर या मीटर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये याद रखेंगे प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानक किलोग्राम क्या होता है आपका। 1 किलोग्राम में बराबर कार्बन 12 यानी कि 6C12 के इतने गुने से इतना गुना आपका दिया गया परमाणुओं का द्रव्यमान। तो ये आपका मानक किलोग्राम कहलाएगा। फिर आपका मानक सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड इक्वल टू परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा इतने बार कंपन करने में लगा समय, यानी कि सामान्यतः लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक निम्नवत है। ये आपका मानक सेकंड कहलाएगा। फिर हमारा माध्य सौर दिवस क्या होता है, 1 वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। और एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकंड के बराबर होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक माध्य सौर दिवस कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 86,400 सेकंड के बराबर होता है। अर्थात 1 सेकंड इक्वल टू 1/86,400 माध्य सौर दिवस। नेक्स्ट हम देखते हैं लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक। अन्य क्या कौन कौन से मात्रक होते हैं, तो इसको भी हम देखते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है। लंबाई के मात्रक हैं, यहाँ पर देखिए पहला आपका है एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू क्या होता है, एंगस्ट्राम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर साइन इसके साइड में लिखा गया है कि किसको किससे हम डिनोट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 माइक्रॉन इक्वल टू 10⁻6 मीटर मीटर में दिखाया गया है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। 1 मेगामीटर 10/6 मीटर। 1 गीगामीटर 10/9 मीटर। 1 टेरोमीटर 10/12 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये लंबाई के अलग अलग मात्रक हैं। एंगस्ट्राम सबका मीटर में क्या मान होगा, 1 एंगस्ट्राम बराबर कितना हो गया, 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोन, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मेगामीटर, 1 गीगामीटर, 1 टेरोमीटर और 1 प्रकाश वर्ष। तो पूरा हम यहाँ से याद रखेंगे, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हम याद रहेगा तो हम बता देंगे कि 10⁻3 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यमान के अन्य कौन कौन से मात्रक हैं। पहला आपका है 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻9। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10⁻9 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻6 किलोग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻3 किलोग्राम। 1 क्विंटल इक्वल टू 10⁻2 kg। और 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10⁻3 kg। तो ये भी हम याद रखेंगे कि इसमें कितने kg होते हैं, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ऐसे आपसे पूछ लेता है। समय के अन्य जो मात्रक है वो कौन कौन से हैं, ये भी हम देखते हैं। 1 पिको सेकंड इक्वल टू 10⁻12 सेकंड। 1 नैनो सेकंड इक्वल टू 10⁻9 सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड इक्वल टू 10⁻6 और 1 मिली सेकंड इक्वल टू 10⁻3। पिको का मतलब 12 से है, नैनो का मतलब 9 से है, माइक्रो का मतलब 6 से है और मिली का मतलब 3 से है। और सभी आपके माइनस में है। तो यहाँ से हम याद रख लेंगे कि समय के मात्रक को सेकंड में क्या होता है। 1 पिको सेकंड में क्या कितने सेकंड होता है, 1 नैनो सेकंड में, 1 माइक्रो सेकंड में और 1 मिली सेकंड में। तो ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 1 पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं। तो आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, यानी कि जो कम से कम जितना हम माप सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जितने भी मान हम मेजर कर सकते हैं वही हमारा अल्पतमांक कहलाता है। यानी कि न्यूनतम जो मान होता है, लिस्ट काउंट होता है, वही हमारा अल्पतमांक कहलाता है। चलिए हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। पहला पॉइंट आपका है वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है और इस अंतर को हम वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। यदि वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर है, तब आपका वर्नियर पैमाने का एक भाग क्या होगा, मुख्य पैमाने के n-1/n भाग होगा।
फिर हम देखते हैं अल्पतमांक इक्वल टू मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग, और मुख्य पैमाने का एक भाग मुख्य पैमाने की n-1/n भाग वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। तो यहाँ से हम देखेंगे मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपन वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। डायरेक्ट हम अब दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक सीध में न हो तो यह दो शून्यांक त्रुटि कहलाता है। प्रेक्षित लंबाई इक्वल टू मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक। तो वास्तविक लंबाई क्या होगी, प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित। हमको अल्पतमांक यहाँ से पता करना है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कैसे हम निकालेंगे अल्पतमांक। तो यहाँ पर सारे मान दे दिए गए हैं और यहाँ पर हम फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं अल्पतमांक। यहाँ पर 0.5 माइनस 0.5 इंटू 49, दोनों का जो अंतर होता है मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान और वर्नियर के एक भाग का मान, दोनों का अंतर हम क्या करेंगे, ये आपका अल्पतमांक कहलाता है। तो यहाँ पर आगे 0.001 सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में आपका था 0.01 मिलीमीटर में, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंच मापी आपका क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है। पेंच मापी बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंच के सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने से उसकी नोक जितनी विस्थापित यानी कि आगे या पीछे होती है उसे पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। साधारण पेंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं पेंच मापी का अल्पतमांक इस फार्मूले से, पेंच मापी द्वारा प्रेक्षित माप और यथार्थ माप। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, फार्मूला आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यथार्थता की सीमा क्या है, लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी। किसी यंत्र की यथार्थता सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई माप उतनी ही यथार्थ होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्थक अंक किससे कहते हैं। सार्थक अंक से भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ये जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो जो चैप्टर से जितने भी सिलेबस से पूछा जाते क्वेश्चन, केवल वही बताया जा रहा है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सार्थक अंक क्या है, किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप में व्यक्त प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखते हैं। क्या रखें, कैसे हम निकालेंगे। पहला आपका देखिए पॉइंट दिया गया है 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 8.2 इंटू 10⁻², तथा 8.2 इंटू 10⁴ में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर 2 है। दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे दो अशून्य अंक के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होंगे। जैसे आपका ये दिया है 50.002, तो इसमें सार्थक अंक आपसे पूछा जाए तो कितने हैं, 5 है। जितने जैसे पहले भी 5 आपका है, लास्ट में 2 है, बीच में 0 आ रहा है, तो ये पूरी संख्या हमारी काउंट होंगी सार्थक अंक में। अगर 0 पहले होता तो नहीं काउंट होता। और ऐसे यहाँ पर था कि पावर में है, तो इस पावर से कोई मतलब नहीं है। ये जो संख्या दी है ये दोनों हमारी सार्थक अंक कहलाएंगे। इसी तरह इसमें 5 हो जाएंगे। फिर हम तीसरा देखते हैं यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होंगे। जैसे देखिए 0.024 दिया गया है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 2 होंगे, 2 और 4। ऐसे आपका दिया 0.024, तो यहाँ पर जो संख्या है वही केवल सार्थक होगी क्योंकि इसके पहले 0 लगा हुआ है और दशमलव के पहले भी 0 है, तो ये दोनों काउंट नहीं होगा, केवल यही काउंट होगा। अगर हमारा दशमलव के पहले 0 नहीं होता, कोई संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 1 है, 1.024 होता, तब हमारा ये पूरी संख्या काउंट होती। दशमलव के पहले 1 होता तो ये पूरी संख्या हमारी सार्थक होती है, 1 2 3 4। लेकिन दशमलव के पहले भी 0 है और दशमलव के बाद भी 0 है, लास्ट में हमारा 2 अंक है, तो लास्ट वाला ही काउंट होगा। इसमें सार्थक अंक क्या है, क्रमशः 2 तथा 4 सार्थक अंक हैं। देखिए इसमें 2 है और इसमें आपके 4 होंगे। दशमलव के पहले 0 है और इस अंक के पहले भी 0 है, तो केवल 7 2 8 4 ही सार्थक अंक में काउंट होंगे। इसी तरह हमारा चौथा है, ये दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से दिया है 8.00240, तो ये सारे आपके सार्थक अंक में काउंट होंगे।
देखिए दशमलव के पहले आपका अशून्य अंक है, शून्य नहीं है, तो ये पूरे आपके काउंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 तथा इसमें क्या कितने काउंट होंगे, ये 10 के घात से हमें कोई मतलब नहीं है, जो संख्या यहाँ पर दी गई है उससे मतलब है। तो 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक आपको ढूंढना है, तो ऐसे ही हम ढूंढते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है एग्जाम में। जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। जैसे आपका अगर जोड़ना या घटाने के लिए दे दिया गया और उसमें सार्थक अंक पूछा जा रहा है, तो देखिए 84.3, 24.32, 1.234 प्लस 0.543, इसका हम अगर योग करें, जोड़ें तो सार्थक अंकों में योग, तो यहाँ पर जब सारी चीज़ें हम ऐड कर लिए तो यहाँ पर आगे 110.3 है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर कितना जोड़े, जैसे पहले में आपका दिया 84.3, दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो सारे काम दशमलव के बाद एक ही अंक लेंगे। 24.3 ले लिए, 1.2 ले लिए, यहाँ से 0.5 ले लिए। अब हम इसको ऐड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं। विभिन्न मापों की गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में है। तो देखिए, जैसे यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से दी हुई है 1.2, 1.31 और 1.42 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या हो जाएगा 2.232 घन सेंटीमीटर में 4 अंक है। लेकिन चूंकि लंबाई में 2 ही सार्थक अंक है, देखिए यहाँ पर 2 ही अंक दिए गए हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2, तो एक ही हम लेंगे दशमलव के बाद, जैसे जो न्यूनतम होगा उतने के बराबर। अतः आयतन में भी 2 सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर जो आयतन आपका है, सार्थक अंक कितने होंगे, न्यूनतम हो गए कितने थे, 2 ही सार्थक अंक थे लंबाई में, तो यहाँ पर भी 2.232 आया है, लेकिन हम 2.2 केवल लेंगे, दशमलव के बाद एक ही संख्या लेंगे। इसी तरह से आपका वो सार्थक अंक था, इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, कोटिमान या परिमाण की कोटि, ये क्या होती है। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिख दिया जाए, आप हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। हाई स्कूल लेवल का ये सिलेबस है, तो हाई स्कूल के जो भी बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो आप अगर कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिख दिया जाए, तो 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उसका कोटिमान कहते हैं। देखिए, कोटिमान कैसे ज्ञात करेंगे। किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए उस संख्या को 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का केवल एक अंक दशमलव बिंदु से बाईं ओर रहे तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। उदाहरण के लिए अगर 125.00 के परिमाण को इसको कोट को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, दशमलव पे हम क्या करेंगे 1.25 और 10⁴। अगर 125 हम करते तो 10⁻² करते, लेकिन 2 अंक पहले दशमलव भी लगा दिया इसमें हम, तो 10⁻4 हो जाएगा। तब संख्या का कोटिमान कितना होगा 10⁻4, क्योंकि दशमलव वाली संख्या जैसे 1.25 का मान 3.16 से छोटा है। इसी तरह से हम देखेंगे, यदि दशमलव वाली संख्या का मान 3.16 से बड़ा हो तब संख्या का कोटिमान 10 की घात में एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 3.23 × 10⁴ दिया है, तो यहाँ पर का कोटिमान क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। 10/4 तो है, लेकिन ये 3.16 से बड़ा है, ये 3.23, तो एक हम बढ़ा लेंगे घात, क्योंकि दशमलव वाली संख्या 3.23 का मान 3.16 से बड़ा है, तो तथा दशमलव वाली संख्या का मान 3.16 के बराबर होने पर भी कोटिमान 10 की घात वाली संख्या के बराबर होगा। कैसे 3.16 10⁻² का कोटिमान 10⁻² होगा। अगर बड़ा होता, अगर इसके बराबर है और इससे छोटा है, तो जो आपका घात आएगा 10⁻, वही हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर इससे बड़ा है तो हमारा एक घात हम इस पर बढ़ा लेंगे। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट मेजरमेंट से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यथार्थ मान से या फिर जो भी आपके मान दिए गए थे मेजरमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, मूल राशि क्या होती है, तो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।